इतना ऑप्टिमिस्टिक आपका ख्याल क्यों है कि आप चाह रहे हैं कि पोस्ट इलेक्शन नए सिरे से अलायंसेज हों और बीजू जनता दल से लेके और जयललिता तक सब आपके साथ आ जाएं? ये दोनों बातें एक साथ क्यों? इतना ऑप्टिमिस्टिक आपका ख्याल क्यों है कि आप चाह रहे हैं कि पोस्ट इलेक्शन नए सिरे से अलायंसेज हों और बीजू जनता दल से लेके और जयललिता तक सब आपके साथ आ जाएं? ये दोनों बातें एक साथ क्यों चल रही हैं आपके दिमाग में? थोड़ा सा आप क्लैरिफाई करेंगे दर्शकों को। मैंने इसलिए कहा कि राजनीति है, परिस्थितियां कब कैसे बदलती हैं। हम कॉन्फिडेंट तो हैं कि एनडीए की अपनी सरकार बनेगी और मैं उन्हीं के बारे में कह रहा हूं जो एनडीए के घटक रहे हैं। मैं ऐसे किसी नए व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा। लेकिन मुझे याद है कि जयललिता जी नरेंद्र मोदी जी के शपथ समारोह में पहुंची थी और आज वो बीजेपी के बारे में कुछ अलग कह रही होंगी। इसलिए परिस्थितियां अलग होती हैं, संभावनाओं के सारे द्वार खोलकर रखने पड़ेंगे। हम कोई पट बंद करके नहीं रखेंगे, हम अपनी ताकत भी बढ़ाएंगे। जी प्रभात जी, ये स्थिति पहले नहीं रही है। एनडीए की अगर स्थिति हम पहले से तुलना करें, बहुत मजबूत स्थिति एनडीए की रही है। बीजेपी की भले ही अभी जो भी आप आशाएं जता रहे हो, बीजेपी मजबूत बन के उभरे पहले से, वो एक अलग बात है। लेकिन जो अलायंसेज की बातें हैं, उनमें बहुत छोटे छोटे दलों से जाकर आपने समझौता किया है। भले ही वो संख्या आप पूरी करना चाहते हो, लेकिन उस तरह का गठबंधन नहीं है, उस तरह का सशक्त गठबंधन नहीं दिख रहा है एनडीए का जो पहले हुआ करता था। टीडीपी से भी संबंध टूटने की बातें सामने आ रही हैं गाय बगाए। नहीं, गलत जानकारी है। टीडीपी से हमारे संबंध बने हैं। जी। तमिलनाडु में 5 दलों से हमारा संबंध बना हुआ है। जी। हम छोटे छोटे, लेकिन जो हमें अछूत कहते थे उनके मुंह पे ताला लगा है। और इसलिए राजनीति में सारी संभावनाओं से द्वार खुले रखने पड़ते हैं और इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि हम अपनी ताकत भी बढ़ाएंगे और हमें संभावना है पूरी कि एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए को उचित आंकड़े मिलेंगे, जो वेल मेजोरिटी के लिए आंकड़े चाहिए वो मिलेंगे। प्रभात जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं और उस पर चाहूंगा कि ज्ञानेंद्र जी भी अपना कमेंट दें कि एक तरफ मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं जी, बताइए। जहां तक पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी की बात थी, तो उसका खात्मा तो अटल जी के नेतृत्व के साथ ही हो गया था जब अटल जी के नेतृत्व में एनडीए का गठन हुआ था। बीजेपी की पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी तो उसी दौर में खत्म हो गई थी। जहां तक संख्या के आधार पर अगर बात करें तो जितने एनडीए के अलायंस पार्टनर अटल जी के टाइम में थे, लगभग उतने आज की तारीख में भी आप लोगों ने जुटा लिया है। जी। ये भी सच्चाई है। लेकिन ये जो आपके मन में एक डिलेमा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है आपके दिमाग में, जो कि आप बार बार बता रहे हैं, इसके पीछे का क्या है? क्या आपको कहीं अभी भी रंच मात्र कोई संदेह है कि शायद ऐन वक्त पर जो ये मोदी की लहर है ये उतना प्रभावी तरीके से काम न करे, या आपके जो अलायंस पार्टनर हैं प्री पोल वो पोस्ट पोल उसमें से कुछ लोग चुनाव हार जाएं और इसलिए आपको नए अलायंस पार्टनर की जरूरत पड़े, इसलिए आप सारे विकल्प खुला रखना चाहते हैं? और मैं इस पर चाहूंगा कि ज्ञानेंद्र जी भी अपनी कोई टिप्पणी हो तो उस पर दे। बासिन जी, मैं बड़बोलेपन का शिकार नहीं होता। मैं राजनीति में वस्तुतः देखता हूं। आज नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं और नरेंद्र मोदी अपनी मेहनत पर, पार्टी के कैडर के ताकत पर, जनता के समर्थन से वे पूरी तरह से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक रात दिन एक कर रहे हैं। इन सब में जो हवा बनी है, लोगों को लगा है कि यूपीए सरकार अब जाने वाली है, जाती हुई सरकार है 10 साल में। और मैंने इसीलिए अभी फिर से कह रहा हूं कि स्थितियां ऐसी बन गई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कोई उनकी पार्टी में उनको बुला नहीं रहा। लेकिन जो प्रधानमंत्री नहीं बना है, उन्हें नरेंद्र मोदी को बार बार लोग एक एक जगह से 10-10 बार बुलावा दे रहे हैं। स्थितियों में अंतर तो ये है, परिवर्तन के सारे संकेत होने के बाद भी राजनीति में बचकर बात की जाती है और इसलिए मैं कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर रहा हूं, मैं बचकर बात कर रहा हूं। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं कि बीजेपी शैल गेट मोर देन 272 एंड वी शैल विन। ज्ञानेंद्र जी, आपको क्या लगता है प्रभात जी की बात में कितना आपको दम लग रहा है? ये प्रभात जी की बड़ी दरिया दिली है कि उन्होंने 243 सीटें दूसरे लोगों के लिए छोड़ दी और 300 अपने लिए रख ली हैं। लेकिन फैक्ट ये है, जो अनटचेबिलिटी वाली बात बासिन जी आप कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है कि अटल जी के रिजीम में ये बात शुरू हो गई थी और इस बार नरेंद्र मोदी जी को इस बात का क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं है।
इसका क्रेडिट है कांग्रेस की कमजोरी को और ओपिनियन पोल्स जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ गए हैं, उन ओपिनियन पोल्स ने बहुत सारा माहौल नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बनाया। और ऐसे लोग जो ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं सेफ सीट हमें तलाशनी होगी, उन्हें ये लगा कि बीजेपी आगे चल रही है तो उसके साथ होना ठीक है। इसमें देखिए शिवसेना और बादल का जो अकाली दल है पंजाब में, इनके ये स्वाभाविक पार्टनर रहे हैं, पहले भी रहे हैं और अब भी है। इसके अलावा जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब हवा का माहौल, हवा का रुख देखने के बाद जुड़े हैं। तो इससे पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी या कम्युनलिज्म का जो बिल्ला लगा हुआ है ठप्पा भाजपा पे, उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी को लेकर रामविलास पासवान गुजरात के दंगों को लेकर सरकार छोड़ सकते हैं और उन्हीं को आके फिर उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो ये बात अपने आप में जाहिर है कि इसका सांप्रदायिकता से या नरेंद्र मोदी के गुजरात के रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं। तो बीजेपी की विचारधारा से जैसे तमाम यूपी के और दूसरे इलाकों के तमाम नेता अपने स्तर से, व्यक्तिगत स्तर से जो भाजपा से जुड़े हैं, उसकी वजह उनके सुरक्षित सीट तलाशने की मंशा ज्यादा है, बजाय इसके कि ये देखते हो कि जिसके साथ वो जा रहे हैं कांग्रेस से आइडियोलॉजिकली वो उसका कितनी दूरी उसकी है बीजेपी की, इसकी परवाह उन्होंने नहीं की। उन्हें सत्ता की और कुर्सी की दूरी ज्यादा ध्यान में रखकर उन्होंने काम किया, बजाय कांग्रेस और बीजेपी के बीच की आइडियोलॉजिकल दूरी के। और इसी वजह से बहुत सारे लोग इंडिविजुअल लेवल पे फैसला करके भाजपा की तरफ चले गए। नहीं तो सवाल ये कि जो हिंदी बेल्ट है उसमें बीजेपी आगे कैसे बढ़ेगी? अगर ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को आगे बढ़ना है, ना मुलायम ना मायावती भी आपके साथ आएंगे। आप बिहार जाइए, नीतीश लालू आपके साथ नहीं आएंगे। अब चलिए नॉर्थ ईस्ट चलिए, असम गण परिषद बीजेपी से अलग हुआ है अभी चुनाव से पहले ही। तो इस हिंदी बेल्ट में बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे रूट्स तक जाएगी? सवाल ये बड़ा है। देखिए, जो बात मैं कर रहा हूं ये प्री पोल अलायंसेस की बात है जी। और प्री पोल अलायंसेस और पोस्ट पोल यानी चुनाव उपरांत जो अलायंसेस होंगे उनमें बड़ा फर्क होता है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि अगर बीजेपी को या एनडीए को थोड़ी सी सीटों की जरूरत पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश क्या तमाम राज्यों के जो ऐसे दल हैं जो जिन्हें क्षेत्रीय दल हैं उनके छत्रप खुद व खुद उनके सामने उपस्थित हो जाएंगे अपना समर्थन लेके, ताकि सत्ता में उनका हस्तक्षेप रहे, उनकी भागीदारी रहे। तो पोस्ट पोल अलायंस बिल्कुल अलग बात है और प्री पोल अलायंस बिल्कुल अलग बात है। इस समय हम प्री पोल का ही नजारा देख रहे हैं और उसी पर चर्चा कर सकते हैं। और उसके चुनाव के बाद क्या नजारा बनता है ये तो तब पता लगेगा कि कितनी सीटें किसको मिलती हैं। अगर बीजेपी को अपने दम पर सीटें बहुमत के करीब मिल जाती है या एनडीए को 272 का आंकड़ा छूने की स्थिति में एनडीए आती है तो बात दूसरी होती है। और अगर उनकी 25-30 सीटें कम रह जाती हैं तो उन्हें दूसरे क्षेत्रीय दलों का समर्थन लेना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के दो जो प्रमुख खिलाड़ी हैं मुलायम सिंह यादव और मायावती, ये लगातार और शुरू से ये बात कह रहे हैं कि उनके समर्थन के बिना केंद्र में कोई सरकार नहीं बन सकती। तो जाहिर है कि केंद्र में सरकार वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा या एनडीए बहुमत से दूर रह जाए ताकि उनका समर्थन पोस्ट पोल अलायंस के तौर पर उन्हें लेना उनकी मजबूरी बन जाए। ज्ञानेंद्र जी, तो इससे तो एक बात साबित हो रही है कि जो प्रभात जी बार बार बता रहे हैं हम लोगों को कि बीजेपी ने उन सारे विकल्प खुले रखे हैं पोस्ट पोल अलायंसेज के। आपकी बात से प्रभात जी की जो अंदेशा है या उनके जो संभावना है उसको बल मिलता है। दूसरा, क्या इस बार के चुनाव में जो चुनाव के पहले बड़े बड़े वायदे किए जाते थे, मैनिफेस्टो जारी हुए हैं सभी राजनीतिक दलों की तरफ से, कोई डेवलपमेंट की बात कर रहा था, कोई वैचारिक प्रतिबद्धता की बात कर रहा था, कोई भ्रष्टाचार और गवर्नेंस की बात कर रहा था और कह रहा था कि हम इन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे और जनता से जनादेश हासिल करेंगे। लेकिन ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आया, उसके बाद पोलिंग का दौर शुरू हो गया, तो अब धीरे धीरे ये सारे मुद्दे पीछे हो गए हैं। और जैसा कि आप
बता रहे थे कि एक ही मुद्दा है और एक ही सिद्धांत है कि किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना है, किसी भी तरह से कुर्सी हासिल करना है, और सत्ता की दौड़ में और कुर्सी तक पहुंचने के लिए उन सारे जो दलीय सीमाएं हैं वो टूट रही हैं, वो जो सारी वैचारिक प्रतिबद्धता थी और सीमाएं थी वो टूट रही हैं, और सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि पोस्ट पोल अलायंस करके किसी भी तरह से सत्ता तक पहुंचा जाए और सत्ता में भागीदारी अपनी सुनिश्चित किया जाए। ज्ञानेंद्र जी, देखिए बासिन जी, आपने देखा होगा कि देखिए बासिन जी, आपने देखा होगा कि जहां से जब इलेक्शन की कैंपेन इस लोकसभा के चुनाव में शुरू हुई थी, वहां पे हम लोग बड़ी आइडियोलॉजिकल बातें कर रहे थे, महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम नॉन परफॉर्मेंस गवर्नेंस की कमी और तमाम घपले और घोटाले, ये सारी बातें धीरे धीरे गायब होती चली गई और असली मुकाबला, असली रण क्षेत्र में दो लोग उभर के आए, अमित शाह और मोहम्मद आजम खान। ये बता रहे थे, जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे दो आइडियोलॉजीज का, और ये लोग जो बातें बोल रहे थे, जिस तरह से बातें बोल रहे थे, जिसके कारण चुनाव आयोग को उनके मुंह पे ताला लगाना पड़ा, वो जो बातें बोल रहे हैं वो इंडिकेशन था इस बात का कि इन सारे आइडियोलॉजिकल मुद्दों को, सारे वैचारिक सिद्धांतों को, सारी जनता की समस्याओं को एक किनारे एक संदूक में बंद कर दिया जाए और असली बात इस बात की हो, बिरादरी की हो, धर्म की हो, और उसी बदला लेने की बात हो, और कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, हिंदू ने क्या किया, मुसलमान ने क्या किया, इस बात की चर्चा छेड़ के लोगों सारी चीजें दबा दी जाए। क्योंकि आप ये ध्यान में रखिए कि यहां उत्तर प्रदेश में दो सत्तारूढ़ दल हैं, एक प्रदेश का, एक केंद्र का, दोनों एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना कर रहे हैं और बीजेपी के पास ज्यादा यहां खोने को नहीं है। 2 सीटें आंवला और पीलीभीत की सिर्फ उसके पास थी, दोनों में मां बेटे एमपी थे। इस बार आंवला से मेनका गांधी पीलीभीत चली गई और पीलीभीत से वरुण गांधी सुल्तानपुर चले गए। इसलिए ये उनको भी ये लग रहा था, बीजेपी को, हमारे पास भुनाने को यहां ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मुस्लिम बेल्ट है रोहिलखंड की। आज जिन 11 सीटों पे चुनाव हो रहा है उसमें 10 रोहिलखंड की हैं, और आप जानते हैं कि रोहिलखंड में 30 से लेके और 49% तक मतदाता मुस्लिम मतदाता हैं, और मुस्लिम मतदाता का सपोर्ट कम से कम समाजवादी पार्टी के लिए इस इलाके में जीवन मरण का सवाल है। पिछले बार 2009 में 4 सीटें यहां पे सपा जीत के आई थी, और असेंबली का जब इलेक्शन 2012 में हुआ तो 51 में से उसे 32 असेंबली सेगमेंट में सफलता मिली थी, और 4 संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जिनके 5 असेंबली सेगमेंट पे सपा जीती थी। तो सपा के लिए बहुत बड़ा इस बार का दांव लगा हुआ है, और इसलिए किसी तरह सत्ता के, जैसे आप कह रहे हैं, किसी तरह सत्ता के मुहाने पे पहुंचा जाए। और अगर हमें ये लग रहा है कि गन्ना किसान नाराज है, अगर हमें ये लग रहा है कि बिजली की समस्या है, अगर हमें ये लग रहा है कि सड़कें टूटी हुई पड़ी हुई हैं, अगर हमें ये लग रहा है कि तमाम रीजनल मुद्दे, तमाम क्षेत्रीय मुद्दे हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमें वहीं वापस लौटना चाहिए, और वो है जात, बिरादरी, क्षेत्रवाद और धर्म। बिल्कुल। कुल एक छोटा सा कमेंट लेते हैं प्रभात जी से। कोई सब ज्ञानेंद्र जी, एक छोटा सा कमेंट लेते हैं इसी पर प्रभात जी से। प्रभात जी, आपको नहीं लगता है कि जितनी मशक्कत करके आप लोगों ने तमाम पॉजिटिव इश्यूज को खड़ा किया देश में आपने जन जागरण किया, भ्रष्टाचार, कुशासन जो यूपीए सरकार का था, लेकिन जब चुनाव में उसका लाभ उठाने का वक्त आया तो आप लोग भी कांग्रेस या जो मौजूदा सत्तारूढ़ दल है उत्तर प्रदेश का, उसके ट्रैप में आ गए और नॉन इश्यूज पर पूरा का पूरा चुनाव केंद्रित हो गया। नहीं बासिन जी, किसने कह दिया? ये तो मजाक है। पूरी पार्टी ही यूपीए की असफलता और भविष्य की योजना और आगामी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी किस तरह का भारत चाहती है, इस तरह इन बातों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहां विकास छोड़ा है? विपक्ष के लोग गुजरात मॉडल को गाली दे दे के थक गए हैं, इसलिए इन बातों के आधारभूत बातों को हम छोड़कर कहां जाएंगे? इसलिए यह कहना तो अनुचित ही होगा हमारे साथ कि हमने इन मुद्दों को छोड़ा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के आरोपों के दौर ज्यादा गर्म हुए हैं, यह कह सकते हैं,
जी बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं। एक तरफ गुजराती तो आज अस्मिता की आपने बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ आपने- बिहारी सम्मान का बम फोड़ा जाता है। कितना इंपॉर्टेंट ये है, ये चर्चा जारी रहेगी। छोटे से अंतराल का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं। ड्रॉप हो जाता जी। जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़े होने का, अपने दम पे जीने का मौका दिया, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। जब बाल कलर करने से लोग यंग लग सकते हैं, तो 10 में से 6 लोग कलर क्यों नहीं करते? डैमेज का चांस है, अननेचुरल दिखेगा। अब नहीं, आ गया बेस्ट एवर हेयर कलर, गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम। बेस्ट क्योंकि दूसरे हेयर कलर्स की तरह इसमें अमोनिया नहीं है, बाल रहे डैमेज फ्री। बेस्ट क्योंकि इसमें है एलो और मिल्क प्रोटीन, बाल बने सॉफ्ट, शाइनी और नेचुरल लुकिंग। महंगा होगा। सबसे बेस्ट बात, सिर्फ 30 रुपए में गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम, बेस्ट एवर हेयर कलर। रोज रोज का पावर कट, नॉनसेंस। पावर कट्स जिंदगी की खुशियां न छीन ले, इसीलिए वी गार्ड इन्वर्टर, डिजिटल यूपीएस और बैटरी, फुल टाइम पावर, नॉन स्टॉप खुशियां। जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खुल के जिया। मेहनत कामयाबी दिलाती है और लक पहचान। लक्स कोसी अपना लक पहन के चलो। भाई पैसे कम है। कितना है? 10 है। 10 बस है। अब तूफानी उठाओ, बस 10 में। आज कुछ तूफानी करते हैं। असली इंडिया, असली मसाले यही है असली इंडिया। चले, कभी न रुके, कभी न झुके, सच्चाई के साथ चले, सुनने उसे सलाम करे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। यू कूल? या आई एम कूल, इट्स कूल। कुछ ठीक हो ना हो, पर हेड एंड शोल्डर्स कूल मेंथॉल आपको दे कूल स्कैल्प और डैंड्रफ फ्री बालों का भरोसा, ताकि आपका हर अंदाज हो कूल। दैट इज कूल। हेड एंड शोल्डर्स कूल मेंथॉल। हर पल, हर दिन, हर मौसम में आपको मिलेगा ताजा रसीले आमों का मजा। इसीलिए तो इसे कहते हैं हर मौसम आम, माजा हर मौसम आम। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा असरदार, सबसे ठंडा। अब नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल के साथ नवरत्न कूल टैल्क मुफ्त। नेरोलाइक इंप्रेशंस के हाई डेफिनेशन कलर स्टैंडर्ड पेंट से बेहतर कैसे? तुम्हें क्या लगता है एचडी घर में कैसे लोग रहते होंगे? एकदम कलरफुल पेस्ट्री टाइप्स। और स्टैंडर्ड घर में एकदम ब्लैक एंड व्हाइट टाइप्स। जब नेरोलाइक इंप्रेशंस का एचडी कलर लगेगा तो घर के साथ साथ आपका भी इंप्रेशन बढ़ेगा। नेरोलैक, नेरोलैक। 9 मिनट हो गए। टी शर्ट क्यों उतार दी? 9 मिनट हो गए मॉम। इंडिया का सबसे तेज गुड नाइट एक्सप्रेस सिस्टम ऑन करते ही सिर्फ 9 मिनट में इसका एक्सप्रेस ब्लास्ट मच्छर भगाए सुपर फास्ट। सलमान टेस्ट लेके देखो, मच्छर नहीं काटेंगे। गुड नाइट एक्सप्रेस सिस्टम, एक्सप्रेस दम एकदम। जरूर प्लस टाइम मैक्स कॉन्डम कोने कोने पे मिलेगा। घर से बाहर निकल पड़े तो ये पहिए कितना कुछ दिखाते हैं। जैसे मनाली जाकर पता चला कि पापा रॉक का शौक भी फरमाते हैं। काव्य और रोहन में असली टाइगर कौन है, ये बात चुटकी में क्लियर हो जाती है। तो राहों की उंगली थामो और निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। जेके टायर, टोटल कंट्रोल।
मच्छर हम लोग कैसे भगाएंगे यार? बेटा हाथ जोड़ के ना सच्चे दिल से दुआ करो, सारे मच्छर भाग जाएंगे। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, सुन लेना भगवान ने। टेबल के नीचे से ना। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। हीरो बनने का बहुत शौक था ना, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो चलो इस स्पाइडर को पकड़े। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 हिंदी में। हम हैं देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। युवा है भारत के मजबूत हाथ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर, और हर जरूरतमंद युवा को स्कॉलरशिप। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। तो आज जिन 121 सीटों के लिए मतदान हुआ है, इसमें 21 कौन पड़ेगा, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। क्या बीजेपी 21 साबित होगी, यह है चर्चा का विषय। हमारे साथ हमारे संपादक हैं, जी संगम के संपादक वासेंद्र मिश्र, ग्वालियर से बीजेपी नेता प्रभात झा और लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शर्मा। ज्ञानेंद्र जी, जो पहले ब्रेक से बातें कर रहे थे, यूपीए की नाकामियों का भी एक असर है कि इस तरह से लहर दिख रहा है, या फिर बीजेपी इस तरह से आशान्वित है। तो क्या कांग्रेस बिल्कुल चूक सी गई है? अगर दूसरे दौर के नेताओं की बात करें, दूसरी जो पीढ़ी है उसके नेताओं की बात करें, तो बीजेपी कहीं इसमें आगे जाती हुई दिखती है? क्योंकि बीजेपी में कई सारे इस तरह के नेता हैं, इस तरह के बयान आते रहते हैं, एक दूसरे पर चढ़ाई का मामला सामने आते रहता है, इस तरह का वक्तव्य आता रहता है। लेकिन कांग्रेस में जो स्थिति है वो बिल्कुल खामोशी की है। क्या इसके जितने भी नए दिग्गज थे वो सारे फेल हो गए? देखिए, अभी प्रभात जी ये कह रहे थे कि उन्हीं की बात से मैं शुरुआत कर दूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गुजरात मॉडल नहीं छोड़ा। मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, और गुजरात मॉडल उन्होंने नहीं छोड़ा, इसलिए गुजरात से अमित शाह को लखनऊ में भेजा और उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े बड़े नेताओं की उपस्थिति के बावजूद उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया। और फिर उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बना के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको जगह जगह दौरा कराया गया। उन्होंने क्या बोला आपने सुना है, सब रिकॉर्ड में है, चुनाव आयोग के पास CD मौजूद है। तो गुजरात मॉडल बिल्कुल नहीं छोड़ा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इतने बड़े बड़े नेता आपके पास, देखिए बीजेपी के पास बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे ओरेटर्स हैं, बहुत अच्छे बोलने वाले लोग हैं, आज नहीं बहुत पहले से हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर दौर से वो गुजरते हैं, एक ट्रेनिंग से गुजरते हैं। और कांग्रेस के पास ऐसे नेताओं की, ऐसे वक्ताओं की, बोलने वालों की बहुत कमी है। और जो है भी वो इस तरह का परफॉर्म किया है उन लोगों ने कि वो फेल साबित हो रहे हैं क्या? क्योंकि अब नंदन नीलकेणी की बात होती है, सैम पित्रोदा की बात होती है, मतलब जो भी पहले से हैं उस पीढ़ी के दूसरे दौर के नेता, वो एक तरह से अपने अपने कार्यक्षेत्र में उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जी नहीं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। देखिए, आनंद शर्मा जी को अगर आप ले, आनंद शर्मा जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, ये एक बहुत बेहतरीन बोलने वाले हैं और यूथ कांग्रेस के जमाने से कांग्रेस में प्रभावी रहे हैं और पी रंजन दास मुंशी के साथ बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा प्रभावी रूप से बोलते हैं और उनके अंदर बहुत क्लैरिटी है आइडियोलॉजी की, थॉट की। लेकिन उनको आगे बहुत लेट स्टेज पर और कहीं कहीं आगे बढ़ाया गया। बहुत सारे नेता चुप बैठ गए क्योंकि पुरानी पीढ़ी कांग्रेस के अंदर और नई पीढ़ी में एक जबरदस्त आपसी मतभेद उभर के सामने आया। बहुत सारे लोग राहुल के परफॉर्मेंस को, उनके क्रियाकलापों को, उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को डाइजेस्ट नहीं कर पाए और वो पीछे हट गए। इनमें बहुत सारे पुराने लोग शामिल हैं और कई लोग, पुराने लोग ये कहते हैं कि थोड़ा सा ये लोग महसूस करते हैं कि सोनिया जी ने राहुल को आगे बढ़ाने में बहुत जल्दबाजी की, उनको थोड़ी सी और मैच्योर होने का वक्त दिया जाना चाहिए। ठीक है, कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव में। वासेंद्र जी, बहुत संक्षेप में क्लोजिंग कमेंट। बीजेपी की बात कर ली, कांग्रेस की बात कर ली, हर क्षेत्रीय दल का मुखिया अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है, लाल किले बनाए जाते हैं, रैलियां होती हैं। सवाल यह है कि कितना पावरफुल होने वाला है तीसरा मोर्चा
इस बार के चुनाव में, या कितने भी पॉलिटिकल दल जो क्षेत्रीय दल सामने निकल कर आए? निहारिका, मुझे लगता है कि जिस तरह से मोदी लहर पूरे देश में दिखाई दे रही है, और अगर हम अटल जी की पुरानी जो उनकी स्पीचेज रही हैं उसको याद करें तो अटल जी अपनी स्पीचेज में कहा करते थे कि अंतरधारा बह रही है, अंडर करेंट चल रहा है। आज की तारीख में मोदी जी की शब्दावली में उसको कहा जा रहा है कि बीजेपी की लहर चल रही है, मोदी की लहर चल रही है। तो अगर सचमुच अंतरधारा या लहर ग्राउंड लेवल पर है और जिस तरह के सर्वेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो मुझे नहीं लगता है कि तीसरे मोर्चे की कहीं कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है देश में। मतलब इस बार पूर्ण बहुमत की कोई सरकार मिल जाएगी, आपको लग रहा है? पूर्ण बहुमत की दरकार है देश को? मुझे लगता है कि एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसमें जो लाइन शेयर होगा या जो सबसे ज्यादा भागीदारी होगी वो शायद भारतीय जनता पार्टी की हो। यानी कि सबको खुश करके चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। 121 में 21 कौन, इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। खबरें जारी। आरंभ है